नमस्कार। इतिहास के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर दुनिया के सबसे आकर्षक और प्राचीन रहस्यों में से एक को उजागर करने जा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता की जो अपने समय से इतनी आगे थी कि आज भी वैज्ञानिक और बड़े बड़े इंजीनियर उसके अचंभित कर देने वाले कौशल को देखकर बस हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी खोई हुई दुनिया जो न केवल आकार में विशाल थी, बल्कि बेजोड़ प्रतिभा और गहरे रहस्यों से भरी हुई थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन पहेली को एक साथ सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत बड़ी ही अजीबोगरीब घटना से होती है। जरा सोचिए, आप अपना घर बना रहे हैं और अनजाने में 4000 साल पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 19वीं सदी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। साल 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इन रहस्यमयी खंडरों पर ध्यान दिया। लेकिन असली हैरानी तो 1856 में हुई, जब बर्टन बंधु कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पकी हुई बेहतरीन ईंटें मिली और उन्होंने अनजाने में इस 4000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बेशकीमती ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने में कर लिया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो सचमुच किस महान साम्राज्य के अवशेषों पर चल रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये सभ्यता अचानक से 2600 ईसा पूर्व के आसपास कहीं से प्रकट हो गई होगी। लेकिन चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस सभ्यता की जड़ें हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। हरियाणा का भिरणाना अब तक का सबसे प्राचीन स्थल माना गया है, जो 7570 ईसा पूर्व के आसपास बसा था और जहां प्रारंभिक खेती शुरू हो चुकी थी। इसके बाद 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ जैसे स्थल विकसित हुए। एकीकरण और विकास का वो शानदार विकसित हड़प्पा काल, जिसे हम सब जानते हैं, वो 2600 ईसा पूर्व में जाकर अपने चरम पर पहुंचा और फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हुआ। ये साफ दर्शाता है कि रातों रात कुछ नहीं हुआ। इस सभ्यता को अपने शिखर तक पहुंचने में हजारों साल का लंबा वक्त लगा था। अब आते हैं हमारे पहले और सबसे रोमांचक पहलू पर, उन्नत शहर और उनकी वास्तुकला, जो मानो भविष्य की रूपरेखा थी। जब भी हम प्राचीन दुनिया की बात करते हैं तो जाहिर है मिस्र का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। समकालीन मिस्र में निर्माण के लिए धूप में सूखी हुई मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल होता था। वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी के लोग भट्ठों में पकी हुई पूरी तरह से जलरोधी यानी वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पकी हुई ईंटों का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग उनकी अत्यधिक उन्नत औद्योगिक सोच का प्रमाण है। और उनकी ये उन्नत सोच किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं थी। इस भौगोलिक फैलाव को देखिए। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। ये पूरा क्षेत्र इतना बड़ा था कि अगर समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दिया जाए तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार उन दोनों से कई अधिक विशाल था। तो आखिर इन शहरों के अंदर का नजारा कैसा था? सच कहूं तो इनकी वास्तुकला आज के किसी भी आधुनिक नगर निगम को ईर्ष्या से भर सकती है। पूरा शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बना था, जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। सबसे आश्चर्यजनक थी उनकी जल निकासी प्रणाली। नालियां पूरी तरह ढकी हुई थीं और बाकायदा सफाई के लिए मैनहोल बने हुए थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो लगभग 11.88 मीटर लंबा और पकी ईंटों से बना पूरी तरह से वाटरप्रूफ था, उनके इंजीनियरिंग कौशल का एक जीता जागता अजूबा है। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में लगभग हर घर में एक निजी कुआं होना सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति उनके गहरे समर्पण को दिखाता है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े समाज का भरण पोषण कैसे होता था? चलिए बात करते हैं कृषि, उद्योग और व्यापार की, जो इस साम्राज्य का असली इंजन थे। ये सभ्यता आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और कृषि प्रधान थी। उपजाऊ बाढ़ के मैदानों का फायदा उठाते हुए ये लोग गेहूं, जौ और सरसों की बेहतरीन फसलें उगाते थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन की खेती यहीं शुरू हुई थी। यूनानी लोग इसी वजह से इसे सिंडन कहते थे। खेती के साथ साथ दूध, मांस और अन्य कार्यों के लिए गाय, भैंस, भेड़ और सूअर जैसे जानवरों का बड़े पैमाने पर पशुपालन भी होता था।
इतनी विशाल तकनीकी और शहरी प्रगति के बावजूद एक तथ्य ऐसा है जो ऐतिहासिक नजरिए से बहुत ही चौंकाने वाला है। पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन लोगों को घोड़े और लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन में इन दोनों चीजों की अनुपस्थिति उनके विकास की कहानी में एक बहुत ही खास और दिलचस्प बारीकियां जोड़ती है। लोहे और घोड़े के बिना भी उनका व्यापारिक और धातु का नेटवर्क गजब का था। वे राजस्थान के खेतड़ी और यहाँ तक कि ओमान से तांबा मंगवाते थे। सोने के लिए उन्होंने सुदूर दक्षिण में कर्नाटक तक अपने संपर्क बनाए हुए थे। उनका व्यापार केवल हमारे उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था। उन्होंने मेसोपोटामिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार किया, जो अपने अभिलेखों में इस क्षेत्र को मेलुहा कहकर पुकारते थे। ये प्राचीन काल में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक बेजोड़ उदाहरण है। अब रुख करते हैं कुछ ऐसी पहेलियों की तरफ जिन्होंने दुनिया भर के पुरातत्वविदों को उलझा रखा है। रहस्यमय धर्म और उनकी तकनीक। या जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये 1 नंबर 16। सिंधु घाटी में मानकीकृत माप और तौल का इस्तेमाल होता था और उनके बाटों का वजन 16 या उसके गुणकों जैसे 32-64 के अनुपात में होता था। आश्चर्य की बात देखिए, ये प्रणाली इतनी प्रभावशाली और सटीक थी कि आधुनिक काल तक भारत में मुद्रा का चलन 16 आने के रूप में यानी 1 रुपए में 16 आने जीवित रहा। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इस सभ्यता की जड़ें हमारे आधुनिक जीवन में कितनी गहराई तक समाई हुई हैं। लेकिन एक बात जो इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी निराशा बनी हुई है वो है उनकी भाषा। 1853 में पहली बार इस लिपि का नमूना मिला था और 1923 तक ये पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गई। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अत्यधिक साक्षर और संगठित समाज अपने पीछे जो लिखित शब्द छोड़ गया है उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हम उनकी इमारतों को समझते हैं, उनके व्यापार को समझते हैं, लेकिन उनकी खुद की आवाज आज भी हमारे लिए पूरी तरह खामोश है। इसी खामोशी के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, उनके धर्म का। क्या सिंधु घाटी के लोग बिना किसी मंदिर के पूजा करते थे? ये सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया के बिल्कुल उलट इस पूरे विशाल साम्राज्य में आज तक एक भी ऐसा ढांचा नहीं मिला है जिसे स्पष्ट रूप से कोई विशाल मंदिर या महल कहा जा सके। तो फिर उनकी आस्था का असल केंद्र था क्या? धर्म को लेकर विद्वानों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प सुराग जुटाए हैं। खुदाई में भारी मात्रा में मातृ देवी की पकी मिट्टी यानी टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा एक बेहद प्रसिद्ध मुहर मिली है जिसमें एक योगी 3 या 4 मुख के साथ बैठा है, जिसे इतिहासकार अक्सर प्रोटो शिव या पशुपति कहते हैं। लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड मिले हैं और स्वास्तिक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल भी देखा गया है। ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि वे संभवतः प्रकृति में, अपने घरों में या पानी के करीब अनुष्ठान करते थे, जिनकी स्पष्ट झलक हमें बाद की दक्षिण एशियाई परंपराओं में भी देखने को मिलती है। सब कुछ इतना सुव्यवस्थित और शानदार था, तो फिर ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? आइए हमारे आखिरी खंड की ओर चलते हैं, आनुवांशिकी और पतन के कारण। दशकों तक इस पतन को लेकर मॉर्टिमर व्हीलर का 1940 के दशक वाला आर्य आक्रमण सिद्धांत काफी हावी रहा। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले महज 26 कंकालों और कुछ ग्रंथों के आधार पर दावा किया कि किसी हिंसक आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन आधुनिक पुरातात्विक साक्ष्य और कार्बन डेटिंग इस थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाते। नया कालानुक्रमिक डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मोहनजोदड़ो के पतन और वैदिक युग के आगमन के बीच कम से कम 300 से 400 वर्षों का एक विशाल अंतर था। ये फासला साफ तौर पर एक अचानक हुए आक्रमण के सिद्धांत को चुनौती देता है। और विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ हमारी समझ भी विकसित हुई है। 2019 में राखीगढ़ी से मिले कंकालों के डीएनए अध्ययन ने एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश की। रिपोर्ट बताती है कि विकसित सिंधु आबादी में R1A आनुवांशिक मार्कर नहीं था। इसके बजाय ये आबादी मुख्य रूप से प्राचीन ईरानी कृषकों और अंडमान से जुड़े भारत के मूल समूहों के मिश्रण से बनी थी। ये निष्पक्ष डेटा हमें इस प्राचीन सभ्यता की असली आनुवांशिक जड़ों को कहीं अधिक सटीकता से समझने में मदद करता है। तो फिर आखिर हुआ क्या था? आज की वैज्ञानिक सहमति मानती है कि इस सभ्यता का अंत किसी एक हिंसक घटना से नहीं हुआ, बल्कि ये कई कारणों का मिला जुला नतीजा था। सरस्वती और सिंधु जैसी नदियों के मार्ग में बदलाव,
भयंकर बाढ़, जलवायु परिवर्तन के कारण कम होती बारिश और वनों की कटाई से हुआ पर्यावरणीय क्षरण। इसके साथ ही भूकंप, महामारियों के प्रसार और लंबी दूरी के व्यापार के पतन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां इन महान शहरों का रखरखाव असंभव हो गया। ये एक धीमा पतन था, जहां लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए। और ये सफर हमें आज के इस विश्लेषण के अंत तक ले आता है, लेकिन एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ। जब हम उनकी बेहतरीन ग्रिड वाली सड़कों, ढकी हुई जल निकासी प्रणाली, 16 के अनुपात वाले बाटों और प्रकृति पूजा को देखते हैं तो ये सोचना लाजमी है, 4000 साल से भी पहले सिंधु घाटी की उन ईंटों से बनी सड़कों से वास्तव में हमारे आज के आधुनिक जीवन का कितना हिस्सा शुरू हुआ था। एक साम्राज्य भले ही वक्त के साथ मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसकी शानदार सोच और तकनीक शायद आज भी हमारी सभ्यता की नींव में जिंदा है। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।